हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ भारतीय भवन फिजिक्स में चैप्टर तीसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम के हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से 21 तक सभी प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्नांकित में किसका जड़त्व अधिक है। यहाँ पे 3 स्थितियाँ दी गई है, हमें जड़त्व किसका अधिक है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हल करने से पूर्व आपको कुछ बातें ध्यान देना है कि जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का, जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान को ही लिया जाता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो वो वस्तु जो है वो गति का प्रतिरोध भी उतनी अधिक से करेगा, उतनी तीव्रता से करेगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है। अगर व्यवहारिक तौर पर समझे कि जो वस्तु ज़्यादा भारी है वो जड़त्व को जल्दी प्राप्त करेगी। ठीक है, तो आइए पहला सवाल देखिए क्या है, एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर, कौन ज़्यादा भारी है, यानी किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो पत्थर का ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो पत्थर का जड़त्व जल्दी होगा, यानी पत्थर जल्दी रुक जाएगा फेंकने पर। दूसरा, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी ज़्यादा भारी होती है, तो भारी है इसका मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। आपको ध्यान देना है भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। तो रेलगाड़ी का जो जड़त्व है वो क्या है, ज़्यादा है। रेलगाड़ी जल्दी जड़त्व को प्राप्त कर लेती है। 5 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा हुआ, 5 रुपये का ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम होता है वो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या होता है नियम, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में तब तक बनाए रखती है अपनी पूर्व की स्थिति जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, और इस नियम को जड़त्व का नियम कहें या न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर करना है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो गति का दूसरा नियम क्या कहा जाता है, बल की परिभाषा देता है। क्या होता है गति का दूसरा नियम, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मोमेंटम, जो किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगे बल के समानुपाती, यानी बल के समानुपाती मतलब क्या होता है, बल जितना बढ़ेगा संवेग भी उतना ही बढ़ेगा, और उस परिवर्तन जो है ये बल की दिशा में होती है, यानी F/a। तो ये जो नियम कहता है ये किसके, और ये जो नियम है ये किसकी परिभाषा करता है, ये बल की ही परिभाषा करता है। ठीक है, यानी संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल की क्या होती है, समानुपाती होती है, और ये परिवर्तन बल के दिशा में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है, ये कहा जाता है। आंसर ऐसे ही करना है, गति का द्वितीय नियम बल की परिभाषा करता है जहां F = m। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए चौथा प्रश्न क्या है, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बाहरी असंतुलित यानी परिणामी बल शून्य हो तो पिंड का त्वरण भी शून्य होगा, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बल लगाया गया तो बल का मान क्या है, वो शून्य है, यानी वो संतुलित बल है। असंतुलित बल है इसका मान शून्य है, तो उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं पिंड का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बल जो है वो असंतुलित है लेकिन उसका मान शून्य है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा वेग में। तो वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा तो वो त्वरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। तो आइए इसको समझ भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पे समझिए, कोई वस्तु है, कोई पिंड है और उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक अवस्था में, और 10 सेकंड बाद, यहाँ भी ये सेकंड में है, 10 सेकंड बाद उसका वेग 5 ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब, जब उस पर असंतुलित बल लगा, यानी बल का मान जब उस पर शून्य लगा, तो वेग तो वही रहा। तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला त्वरण निकालने का, v2 - v1/t। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं v - u/t, यानी वेग परिवर्तन का दर सब क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो दर हमेशा आए तो वहाँ पे समय से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो v2 कितना है, 5 है, और v1 भी 5 है, समय कितना है, 10 है। 5 में से 5 गए 0/10, तो मान कितना आ गया, 0। ठीक है, तो त्वरण का मान 0 आ गया। कब आ गया, किन स्थितियों में आ गया, जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बल जो बल है उसका परिणामी मान शून्य रहा।
तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम करेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को संवेग कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है, जो होता है m/v। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको यही आंसर करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है। तो हमने अभी देखा संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल को सूचित करती है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, अर्थात F द्वारा, यानी बल को सूचित करती है। इसके बाद 7वां देखिए, एक पिंड पर लगे बल और उससे उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा, किसी पिंड पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F = m/a। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां, बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो हम लोग सभी जानते हैं बल सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है यानी संख्यात्मक मान भी होता है, और इसका दिशा भी होता है, यानी बल किस दिशा की ओर लगाया गया, वस्तु की दिशा में लगाया गया, वस्तु के विपरीत दिशा में लगाया गया। ठीक है, और कितना बल लगाया गया, यानी दोनों होते हैं, इसका मतलब ये सदिश राशि है। 9 नंबर देखिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या है, मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है। तो उसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ठीक है, कैसे होता है, देखिए मोमेंटम को P द्वारा डिनोट करते हैं, P = m/v। तो m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, तो इसका क्या होता है एसआई मात्रक किलोग्राम। वेग इसका क्या होता है मीटर सेकेंड, ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 10वां प्रश्न क्या है, असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है। तो कैसा करता है असंतुलित बल, जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 4 में देखा है, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है, जब उस पर असंतुलित बल का मान शून्य होता है, यानी वो संतुलित बल कार्य कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से बल क्या है, असंतुलित है, यानी शून्य नहीं है। जब असंतुलित है तो बल लग रहा है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अशून्य हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर करना है अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है। 11 नंबर देखिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, उसको हमें लिखना है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखिए क्या है, दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो आप इसे संक्षेप में भी लिख सकते हैं। आप इसे संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, वही बात है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या है, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन एक ही पिंड पर या भिन्न भिन्न पिंड पर कार्य करते हैं। तो क्रिया अलग पिंड पर और प्रतिक्रिया अलग पिंड पर, दोनों अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। तो आपको आंसर करना है, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। कैसे, देखिए जब हम पैर से चलते हैं, पैर से जब हम चलते हैं तो ज़मीन पर बल लगाते हैं। ठीक है, तो ज़मीन भी बल लगाती है, हम ज़मीन पर बल लगाते हैं, ज़मीन एक पिंड हो गया, ज़मीन भी बल लगाती है तो हमारा पैर दो पिंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो पिंड अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है। रबड़ की गेंद को हम दीवार पे मारते हैं, ठीक है, तो दीवार क्या हो गया, दीवार पर हम एक्शन करते हैं, दीवार भी क्या करती है, रिएक्शन करती है गेंद पर। तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, एक दीवार है, यहाँ पे गेंद है। समझ में आ गया आपको। 13 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है। काफ़ी सिंपल है, देखिए क्या है, का नंबर, कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है। तो ये कौन सा जड़त्व है, तो ये हो जाएगा आपका गति का जड़त्व। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा, साइकिल सवार द्वारा पेंडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल कुछ दूरी तक गति में रहती है, तो फिर वही हो गया गति का जड़त्व हो गया। ठीक है, ग नंबर देखिए क्या है, ग नंबर में है, यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी या कोई वाहन एकाएक चलना प्रारंभ करती है। तो ये क्या है, विराम का जड़त्व है, क्योंकि हमारा शरीर विराम में होता है और उसी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है। ठीक है, गमन के दौरान कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है।
तो क्या उस पे लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितने में बदलता है? तो त्वरण बदलेगा तो बल भी बदलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल किया जाए? काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसको काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे एक पिंड है और इसका द्रव्यमान है m और इसका त्वरण है a। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? कोई पिंड है और उसका त्वरण गमन के दौरान 5 गुना बदल जाता है, 5 गुना हो जाता है। देखिए कुछ समय बाद इसका द्रव्यमान तो वही रहा लेकिन त्वरण बदला गया है, कितना? 5 हो गया, यानी 5 गुना हो गया है त्वरण। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में देखिए क्या है। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है? इस प्रश्न में हमें क्या करना है? देखिए इस प्रश्न में क्या करना है? तो लगा हुआ बल बदल जाता है तो वह कितने से बदलता है, यानी बल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। त्वरण 5 गुना हो जाता है प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में। त्वरण देखिए पहली अवस्था में 1 है, द्रव्यमान भी m है। तब देखिए तब क्या होगा? बल होगा F = m/a। तो बल का मान निकल के आ गया F × m/a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद दूसरी स्थिति हम देखेंगे। तो यहाँ पे समझिए दूसरी स्थिति में क्या है? a त्वरण 5 गुना हो गया। त्वरण कितना हुआ दूसरी स्थिति में? 5 गुना। द्रव्यमान तो वही रहा, तो ऐसे हम करेंगे। देखिए तो द्रव्यमान m वही, त्वरण 5 गुना, तो बल का मान F m/a। तो m तो j के त्यों, लेकिन त्वरण के स्थान पे 5a हो गया। तो यहाँ पे समझिए यहाँ m और a इसका मान कितना आया है? तो इसका मान होता है, यानी पहले वाले मान में कितना है? तो इसका मान f के बराबर होता है। हम इसको गुणा कर लेते हैं ऐसे 5ma। ठीक है, तो ma का मतलब क्या है? तो ma का मतलब देखिए f है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या? ma के स्थान पे f, तो पहले वाला f। तो अब देखिए कितना हो गया? पहले वाला बल और अब बल, इससे कितना है? 5 गुना है। तो आपको क्या लिखना है? 5 गुने से बदलता है। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है? 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या होगा? तो इसको कैसे हल किया जाए? देखिए यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान का मान तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो वेग है वो स्थिर मेज पर रखा है, यानी वेग क्या है? शून्य है। तो वेग शून्य की स्थिति में संवेग भी शून्य हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। तो ऐसे देखिए दिया गया मान m 0.2 kg, वेग मेज पर रखी है तो शून्य हो गया। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = m/v। m का मान 0.2 और v रखा है तो इसका मतलब वेग शून्य है, तो गुणा होगा तो शून्य होगा। तो P का मान कितना आ गया? संवेग शून्य होगा जब वेग स्थिर हो तब। ठीक है, यही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्या है? कोई ट्रक है 10 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ चल रहा है, यानी दोनों का वेग समान है। तो किसका संवेग अधिक होगा? काफ़ी सिंपल सवाल है। तो संवेग उसी का ज़्यादा होता है जो द्रव्यमान में ज़्यादा है। ठीक है, यानी संवेग द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जिस वस्तु की द्रव्यमान ज़्यादा होती है तो संवेग उसी का ज़्यादा होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ऐसे आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए ये ट्रक है और उसी आकार का कंकड़ है, इसका द्रव्यमान m है और इसका स्मॉल m है। वेग देखिए दोनों के लिए समान है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो संवेग, इसका संवेग देखिए P = m/v। तो P = m के स्थान पे कैपिटल N और v के स्थान पे 10। ठीक है, ये पहले का संवेग निकल के आ गया। और इसका देखिए क्या है संवेग? P = m/v। तो P = इसका स्मॉल m × 10। ठीक है, दोनों का संवेग निकल के आ गया। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान तो बड़ा है। वेग देखिए दोनों का बराबर है, लेकिन इसका द्रव्यमान बड़े होने के कारण इसका संवेग जो है वो ज़्यादा होगा। किससे? कंकड़ से। तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः ट्रक का संवेग जो होगा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्या है? गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। 3 स्थितियाँ दी गई है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी में तैरना, ये क्या है? ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद खा नंबर, मेज पर पड़ी वस्तु वही रहना। तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है तो वो जड़त्व का नियम हो गया। गोली का छोड़ना, तो ये गोली छोड़ा जाता है तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस पर लागू होता है। ठीक है, तो गोली भी पीछे की ओर धक्का देती है तो बंदूक जो पीछे की ओर खसक जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे करना है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे 17 के क में गति का तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन।
खाओ में न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, और तीसरा में गति का तृतीय नियम एक्शन। और नंबर देखिए क्या है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर होगा घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः बल की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण की दिशा होती है। इसके बाद देखिए 19 नंबर, ठीक है। 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग एक समान वेग से चल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, वेग एक समान यहाँ पे बताया गया है, तो उस पे लगा हुआ बल कितना होगा। जैसे हमने 4 नंबर प्रश्न हल किया है बिल्कुल वैसा ही है। वेग एक समान होने पे त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। हम जानते हैं वेग एक समान है, त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, तो बल भी शून्य हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, हम जानते हैं कि वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है, तो हमें निकालना क्या है? बल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? F = m × a, ठीक है। तो F = m का मान देखिए कितना है? द्रव्यमान 0.1, a त्वरण शून्य हो गया तो त्वरण 0, तो F का मान कितना निकल के आ गया? शून्य निकल के आ गया, ठीक है। तो बल भी शून्य होगा। समझ में आ गया आपको ये? इसके बाद 20वां देखिए, 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण क्या होगा? हमें त्वरण की गणना करना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए बल कितना दिया गया है? बल दिया गया है हमारा 2 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे एक बल 2 kg द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 2 kg। तो त्वरण हमें निकालना है a का मान। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए आप बताइए, F = m × a। F का मान देखिए कितना है? यहाँ पे 2 है, m का मान भी 2 है, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो 2/2 = a, ऐसे। तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? तो बल 1, त्वरण निकल के आ गया 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 21 क्या है? देखिए, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया मान हम पहले नोट डाउन करेंगे। तो देखिए बल कितना है? F का मान पहले लिखते हैं 25 है, 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? त्वरण है, तो A का मान भी दिया गया है 5, और यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान कितना है? तो m हमें निकालना है, तो वही फार्मूला होगा F = m × a, ठीक है। तो F का मान देखिए यहाँ पे 25 दिया गया है, m का मान तो हमें निकालना है, तो इसे छोड़ देते हैं। a का मान है 5, तो काफ़ी आसान है। ये क्या है? गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या इस तरफ आएगी, तो कहाँ? भाग में हो जाएगी। तो 25/5 यहाँ पे m हो गया, तो 25 यानी 5 हो गया। तो m का मान हमारा फाइनली आया 5। तो ये क्या है? 5 kg है, क्योंकि ये द्रव्यमान है।